समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन दानव रहता था जिसे नागतलाश कहा जाता था। यह दानव एक विशाल समुद्री जीव था जिसके पास लंबी और सर्पाकार टेंटिकल्स थी। यह जीव किसी सामान्य समुद्री जीव की तरह नहीं बल्कि एक अभिशप्त आत्मा थी। हजारों साल पहले यहाँ के एक राजा ने समुद्र की शक्तियों से एक रहस्यमयी पत्थर चुराया था। यह पत्थर समुद्र के गहरे अंधेरे में छिपी अनजानी शक्तियों को नियंत्रित करता था। नागतलाश इस पत्थर का रक्षक था और पत्थर चुराए जाने के बाद वह क्रोध से भर उठा और उसने समुद्र और तट को अपने अभिशाप से जकड़ दिया। राजा के लालच ने उस क्षेत्र को तबाह कर दिया और नागतलाश ने कसम खाई कि जो कोई भी इस तट पर आएगा और रेत को छुएगा उसे वह समुद्र के गर्भ में खींच लेगा। टेंटिकल्स नागतलाश की ही शक्तियाँ थीं जो रेत के नीचे छिपी रहती थीं और किसी भी जीवित प्राणी को समुद्र में खींचकर उसका बलिदान करती। चार दोस्त आर्यन, विनीत, सोनाली और प्रियंका शहर की भागदौड़ से दूर एक सुनसान बीच पर वीकेंड बिताने आए। बीच के किनारे उन्होंने अपनी ओपन जीप खड़ी की और चारों मस्ती करने लगे। सूरज ढलने लगा और धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा, पर ये लोग अपनी मस्ती में गुम थे। आर्यन, जो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस था, वो सबसे कहता है, चलो जल्दी शूज़ निकालो, हम पानी में चलते हैं। सबने फटाफट शूज़ वगैरह निकाल कर आर्यन को दिए ताकि वो उन्हें गाड़ी में रख सके और सभी तैयार होने लगे। आर्यन कुछ ज़्यादा ही जोश में था और दौड़ते हुए सामान गाड़ी में फेंकते हुए पानी की तरफ भागा, पर जैसे ही उसके पैर रेत को छूते हैं उसे एक हलचल महसूस होती है। अचानक रेत के अंदर से कुछ अजीबोगरीब काले चिपचिपे टेंटिकल्स निकलते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आर्यन डर कर पीछे हटता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेंटिकल्स उसे कसकर पकड़ लेते हैं और वह चीखने लगता है। सोनाली और प्रियंका उसकी चीख सुनकर दौड़ती हैं, पर विनीत उन्हें रोकने के लिए कहता है। वह देखता है कि एक केकड़ा जो उस रेत पर चल रहा था अचानक किसी ने उसे रेत के अंदर खींच लिया, तो उसे यकीन हो गया कि इस रेत में कुछ तो गड़बड़ है और अगर कोई नंगे पैर या हाथ रेत को छूता है तो वह टेंटिकल्स उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे में आर्यन की मदद कर पाना नामुमकिन हो गया था। आर्यन की चीखों के साथ वह धीरे धीरे रेत के अंदर खिंचता चला जा रहा था और कुछ ही पलों में उसकी आवाज़ गायब हो गई। अब चार दोस्त 3 रह गए थे। विनीत कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी कार वहीं खड़ी है जहाँ रेत का यह खतरनाक क्षेत्र है। प्रियंका कहती है, हम जीप तक कैसे पहुँचेंगे बिना रेत पर कदम रखे, हमारे शूज़ और कपड़े तो जीप में हैं। वे कुछ देर तक रास्ता सोचते हैं। सोनाली कहती है, हम सामान का इस्तेमाल करके एक पुल बना सकते हैं। जीप तक पहुँचने के लिए लकड़ियाँ, टायर और जो भी सामान उनके पास होता है उसे जोड़कर एक अस्थायी रास्ता बनाते हैं। विनीत पहले जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ रेत से छू जाते हैं और फिर वही टेंटिकल्स निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। विनीत चीखता है और हाथ पैर मारता है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। वे सब लाचार उसको अंदर जाते हुए देखते हैं। अब केवल सोनाली और प्रियंका बची हैं। दोनों डर से कांप रही हैं। प्रियंका कहती है, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। सोनाली सोचती और कहती है, शायद पानी में उतरकर हम कार तक पहुंच सकते हैं। दोनों पानी के किनारे से धीरे धीरे चलने लगती हैं, लेकिन जैसे ही प्रियंका का पैर पानी से बाहर आकर फिर से रेत को छूता है, टेंटिकल्स फिर से बाहर आते हैं और उसे भी खींच लेते हैं। प्रियंका की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं और सोनाली बस बेबस खड़ी उसे देखती रह जाती है। अब सोनाली अकेली बची है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वह सोच रही है कि कैसे बचा जाए। उसे समझ में आ जाता है कि अब या तो उसे रेत का सामना करना होगा या वह भी उसी तरह मर जाएगी जैसे उसके दोस्त मरे हैं। सोनाली हिम्मत जुटाकर आखिरी बार कोशिश करती है। वह धीरे धीरे रेत के पास पहुंचती है, बिना उसे छुए और अपनी कार की ओर बढ़ती है, परंतु खौफ और दोस्तों की मौत ने उसे बहुत कमज़ोर बना दिया था।
और वह भी अपना संतुलन खो बैठती है और अंत में एक भयानक सन्नाटा चारों ओर छा जाता है।